अगर भारत की स्त्री हमेशा से दबाई गई है तो क्या हमने कभी ईमानदारी से यह प्रश्न पूछा, क्या ऐसी सभ्यता गार्गी को जन्म दे सकती है? क्या कोई पितृसत्तात्मक समाज शंकराचार्य और मंडन मिश्र का निर्णायक किसी एक महिला यानी उभय भारती को बना सकता है? भारत की स्थिति क्या ऐतिहासिक रूप से वाकई कमजोर रही है, या क्या कारण रहे हैं और किस वजह से कब भारतीय संस्कृति में इतना परिवर्तन आया? व्यवहार और दर्शन दोनों एक जैसी चीजें नहीं होती हैं। हमेशा इस बात को समझना होगा कि व्यवहार और दर्शन दोनों अलग अलग हैं। भारतीय समाज को समझना है तो दर्शन को समझना होगा और दर्शन से शुरुआत करनी होगी। वैदिक और उपनिषद काल की बात करें तो पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया कि गार्गी, मैत्रेयी जैसी विदुषी महिलाओं ने भारत की अग्रणी भूमिका निभाई है। यह केवल घर की सदस्य नहीं थी बल्कि निर्णायक भी थी, नेतृत्व की अधिकारी भी थी। उपनिषदों में गार्गी ने राजा जनक के दरबार में ब्रह्मा के सबसे कठिन प्रश्न को भी पूछा था। मैत्रेयी ने भौतिक संपत्ति को ठुकराकर अध्यात्म ज्ञान को चुना था। तो ये सारे उदाहरण ये समझाते हैं, ये बतलाते हैं कि भारतीय संस्कृति में वैदिक काल में स्त्रियों को चेतना के सर्वोच्च स्तर तक पहुंचने का पूर्ण अधिकार था। यानी समस्या कभी हमारे दर्शन में नहीं रही, समस्या कभी भारतीय समाज में नहीं रही है। फिर इतना ऊंचा दर्शन और इतना सुव्यवस्थित समाज बदल कैसे गया, बिगड़ कैसे गया, क्या कारण था? चलिए जानते हैं और इतिहास की परतों को कुछ खंगालते हैं और समझते हैं कि क्या कारण रहा जिस कारण से भारत में इतना बड़ा बदलाव आया। भारतीय समाज में बार बार आक्रांताओं ने आक्रमण किया। जब बार बार किसी समाज में आक्रमण होते हैं तो वह समाज डर में जीने लगता है और अक्सर डर पहले सुरक्षा निश्चित करता है। उस सुरक्षा में स्त्री और बच्चे पहले आते हैं। महिलाओं के लिए वह अंधकार का युग माना जाने लगा क्योंकि विदेशी आक्रमणों ने और राजनीतिक अस्थिरता ने कई तरीके की कुरीतियों को जन्म दिया, जिसमें से सती प्रथा, बाल विवाह, पर्दा प्रथा आदि कुरीतियों ने दिन प्रतिदिन समाज में जन्म लेना प्रारंभ किया। इसका मुख्य कारण था आक्रांताओं से अपने घर की बेटियों की, महिलाओं की सुरक्षा को सुनिश्चित करना। धीरे धीरे कुरीतियां समाज में जिस प्रकार से बढ़ती जा रही थी उसी तरीके से उनकी आजादी में और उनकी स्वतंत्रता में गिरावट बढ़ती जा रही थी। असल में भारतीय अपनी महिलाओं को सुरक्षित करना चाहते थे, मुगल आक्रांताओं से बचाना चाहते थे, उनकी इज्जत और उनकी पवित्रता को बनाए रखने के लिए। और वे अपनी बेटियों की शादी कम उम्र में करने लगे। जवानी आने से पहले उन्हें विदा कर दिया जाता था, जिस कारण से कई दिक्कतें भी सामने आई। वो जल्दी माँ बन जाती थी, उनकी सेहत खराब होती थी, बार बार बच्चे पैदा होना और कम उम्र में उनकी मृत्यु हो जाना, इस तरीके से कई समस्याएं आने लगी। लेकिन अन्य धर्मों में बहुविवाह की भी परंपरा रही है और बदलते समाज और बदलते दौर के अनुसार जब आक्रांताओं ने अपना घर बना लिया और समाज में विभिन्न तरीके की कुरीतियां फैलने लगी तो हिंदू समाज यानी भारतीय समाज ने भी एक से अधिक बहुविवाह करने यह प्रथा शुरू हुई। पत्नियों को अपने पति की बात माननी पड़ती थी। अन्य धर्मों की संस्कृति में अक्सर पर्दा प्रथा रही है और लड़कियों और औरतों को मर्दों की नजरों से छिपकर रहना पड़ता था, भले ही वे परिवार के ही सदस्य क्यों न हो, क्योंकि इन आक्रांताओं के लिए एक से ज्यादा शादी करना एक अहम बात थी। इसलिए वे अपनी मर्जी से कोई भी महिला को उठा लेते थे और उसे अपने हरम में रख लेते थे। हालांकि धर्मशास्त्र के समय में हमें क्षत्रियों में भी पर्दा प्रथा को देखने को मिलता है। पर्दा प्रथा को अपनाने का मुख्य कारण यही था कि अपने बेटियों को, अपने घर की बहुओं को, अपने घर की महिलाओं को मुगल आक्रांताओं से बचाकर रखना, उन आक्रमणकारी आक्रांताओं की नजर से बचाकर रखना। इसी काल में आने वाले समय में दहेज प्रथा भी बढ़ गई। वैदिक काल में जहां महिलाओं के विवाह के उपरांत पिता और रिश्तेदार स्वेच्छा से अपनी क्षमता के अनुसार कुछ उपहार स्वरूप मुद्राएं या फिर आभूषण देते थे, लेकिन मिडिल ले जाते जाते यह परंपरा एक प्रथा बन गई। ये प्रथा जो महिलाओं के लिए सबसे बड़ी असुरक्षा बन गई। जिन पिताओं के पास आर्थिक स्थिति कमजोर होती थी, जिस समाज के पास पैसे की कमी होती थी और दहेज नहीं दे पाते थे, यानी कि उस उपहार को नहीं दे पाते थे जिसे बाद में दहेज का नाम दिया गया, तो महिलाओं को प्रताड़ित किया जाता था और उनके साथ कई तरीके के दुर्व्यवहार होने लगे और यह भी महिलाओं की मृत्यु की दर को बढ़ाने का एक प्रमुख कारण माने जाने लगा। हालांकि वैदिक काल में यह स्त्री की सुरक्षा को पक्का करने के लिए दिया जाता था पिता की तरफ से। यही समय था जब विधवाओं को लिए, खासकर भारतीय समाज में विधवाओं के बिना किसी आजादी और सोशल कनेक्ट और दुनियादारी के सुख से बहुत दूर रखा जाने लगा।
दुख भरी जिंदगी जीना उन्हें पड़ता था। विधवाओं की दोबारा शादी पर भी रोक थी। विधवाओं से उम्मीद की जाती थी कि वे अपने पति के नाम पर पवित्र जीवन जिए। उनकी हालात बहुत ही दयनीय थी। भारतीय समाज में भी विधवाओं का विवाह करना उचित नहीं माना जाता था, उसे अच्छी दृष्टि से नहीं देखा जाता था, जिस कारण से समय के साथ साथ सती प्रथा बढ़ने लगी। और यह एक प्रमुख कारण था जब मुगल आक्रांताओं के कारण उनके घर के पुरुष सदस्य नहीं रहते थे, उनके घर में लूटपाट हो जाती थी या मुगल आक्रांता उनकी हत्या कर देते थे, तो विधवाओं की दर बढ़ने लगी। और ऐसी स्थिति में भारतीय समाज में उन्हें दूसरी शादी करने की अनुमति ना देना सती प्रथा का जन्म देने का प्रमुख कारण बना। धीरे धीरे महिलाओं ने सती प्रथा को चुनना शुरू किया। हालांकि यदि बात की जाए राजपूत घराने की या कुछ राजपूत घरानों के उस समय, तो उस समय की महिलाओं ने जौहर को चुना। जौहर का भी कारण यही बना कि वे अपनी इज्जत और अपने परिवार की आबरू बचाने के लिए, अपने समाज की प्रतिष्ठा को, अपने सम्मान को, अपने स्वाभिमान को बचाए रखने के लिए उन्होंने अपनी आहुति दी। और यहीं से जौहर प्रश्न में आया। रानी पद्मावती जौहर का सबसे प्रमुख और सबसे बड़ा उदाहरण है, जो महिलाओं को और पूरे खानदान की पवित्रता की रक्षा और सम्मान को बहुत महत्व देती थी। भारतीय समाज में विधवाओं की दुर्दशा का कारण सती को विधवा के रूप में रहने से बेहतर माना जाता था। यहीं से धीरे धीरे स्त्री की गति, शिक्षा और सार्वजनिक उपस्थिति सीमित होने लगी। यह दमन एक कोई दार्शनिक या वैदिक आदेश नहीं था, यह समाज की एक प्रतिक्रिया थी। यह समाज की परिस्थिति के अनुसार लोगों की प्रतिक्रिया थी, जहाँ पर स्त्री को कमतर नहीं समझा गया, किंतु समाज के डर के कारण वे अपने ही मूल्यों से समझौता करने लगे। इसके बाद आया औपनिवेशिक काल, एक ऐसा काल जहाँ सबसे ज्यादा भ्रम फैला, भ्रम की नींव पड़ी। ब्रिटिश शिक्षा प्रणाली ने भारतीय स्वदेशी ज्ञान की परंपरा को पूरी तरीके से तोड़ मरोड़ दिया। गुरुकुल, जहां स्त्री और पुरुष दोनों शिक्षित होते थे, उसे पिछड़ा घोषित कर दिया गया। भारत को बताया गया कि तुम्हारा समाज हमेशा से स्त्रियों को दबाता आया है, पर यह आधा सच था, यह सच था ही नहीं। और आधा सच सबसे बड़ा झूठ होता है। औपनिवेशिक विमर्श ने दर्शन और पतन को एक ही पहलू के तराजू में तौल दिया। फिर बाद में 19वीं शताब्दी में समाज सुधारकों ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। राजा राम मोहन राय ने 1829 में सती प्रथा के उन्मूलन में मदद की, और ईश्वर चंद्र विद्यासागर जैसे लोगों ने 1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम को पारित करवाया। सावित्रीबाई फुले और उनके पति ज्योतिराव फुले ने 1848 में पुणे में लड़कियों के लिए भारत का पहला स्कूल खोला और महिला शिक्षा की नींव रखी। यही सबसे महत्वपूर्ण बिंदु आता है। भारत में स्त्री की स्थिति का पतन किसी दमनकारी दर्शन की वजह से नहीं हुआ था, बल्कि इसलिए हुआ क्योंकि दर्शन तो जीवित रहा, पर समाज उसे जीना भूल गया, समाज डर में जीने लगा। यही अंतर है पश्चिम और भारत के दर्शन में। पश्चिम में दर्शन असमान था, इसलिए वहां पर संघर्ष जरूरी था, और वहां पर संघर्ष हुआ। नारियों ने अपने अधिकार के लिए संघर्ष किया। किंतु भारत में तो दर्शन समान था, भारत में तो दर्शन सभी के लिए था। भारत में तो वैदिक काल में भारतीय परंपरा में स्त्रियों की स्थिति सामान्य थी, श्रेष्ठ थी, और वो अपने अधिकारों के लिए फ्री थी। बदलते दौर और बदलते समाज ने आचरण को गिरा दिया और अपनी स्त्री की सुरक्षा हेतु कुरीतियों को जन्म दिया गया। आज जब हम हर समस्या के उत्तर में पितृसत्ता जैसे शब्द खोज लेते हैं, तो असली कारण से बच निकलते हैं। क्योंकि अगर समस्या केवल पुरुष होता और या पुरुष प्रधान होता तो गार्गी असंभव होती। अगर समस्या केवल समाज की होती तो उभय भारती जैसी महिलाएं इतिहास में नहीं होती। सच्चाई यह है कि भारत में स्त्री का पतन विचारधारा की हार नहीं, स्मृति के लोप का परिणाम है। आज अगर हम सच में स्त्री की स्थिति को बेहतर बनाना चाहते हैं, तो सवाल यह नहीं है कितने कानून चाहिए, सवाल यह है क्या हम अपने दर्शन को फिर से आचरण में बदलने को तैयार हैं? क्या हम अपने वैदिक काल के दर्शन को अपने आचरण में उतार सकते हैं? क्योंकि जिस दिन भारतीय दर्शन और व्यवहार फिर मिल गए, एक रूप हो गए, उस दिन नारी का सशक्तिकरण के लिए नारे नहीं लगाने पड़ेंगे, स्वाभाविक स्थिति बन जाएगी वह। और यहीं से हमारा अगला प्रश्न जन्म लेता है, क्या भारत को नारीवाद आयात करने की जरूरत थी? इसको जानने के लिए अगला वीडियो देखिए। जय हिंद।